हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए लेकर आता 125 बहुविकल्पीय प्रश्न, और किसी कारणवश भाई मैंने एक पहले पार्ट 1 बनाया था, उसमें इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसके बाद बेटा मैं इसका एक पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं 125 क्वेश्चनों को सभी को कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, तो इससे पहले मैं पार्ट 1 में करा चुका था आपको 52 क्वेश्चन। अब आगे शुरुआत करते हैं बेटा 52 के बाद 53 क्वेश्चन से। 53 क्वेश्चन है क्या, ये देख लेते हैं। 53 में क्वेश्चन है ये। अब देखो ये क्या कह रहा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा हमसे कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये हमें पता है बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, फॉर्मूला होता है इसका। भाई कौन बताएगा भाई? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? थीटा बट्टे 360 और आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। देखो इसने बोला है कोण है 90 का अंश। कोण कितने का है? 90 का। तो यहां मुझे पता है बेटा थीटा का मान है 90 अंश। ठीक है, इसने बोला त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। बोला था त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। बस इन दोनों वैल्यू को यहां लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। थीटा का मान आएगा बेटा 90 बट्टे 360, पाई का मान आएगा 22/7, और बेटा आर का मान कितना आएगा? 7 गुणा 7, क्योंकि त्रिज्या हमें 7 की रखी। ठीक है, अब देखिए बेटा 7 से 7 खत्म, 0 से 0 खत्म, 9 से 36 कटेगा कितनी बार? 4 बार। 9 एकम 9 और 9 चौक कितना होगा? 36। अब देखो दोनों से काटो बेटा, 2 से कटाई 2 बार, और 2 से कटेगा बेटा 11 बार। तो ऊपर क्या क्या बचा? एक बचा बेटा 11, और एक कितना बचा? 7। तो 11 को गुणा जब मैं 7 में करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 77, मतलब 77, और बट्टे में कितना बचा? केवल 2। अब 2 का भाग कर दीजिए, तो 2 का भाग करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 38.5। 2 3 अच्छा है, एक बचा, 2 8 16, 2 5 10। ठीक है, तो 38.5 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसने बोला 15 कोट थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? साइन थीटा का। तो सबसे पहले इसमें समझ लीजिए कि हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला, कोट थीटा का, इन सबके फॉर्मूले क्या होते हैं। उसके लिए हमारे पास बेटा एक ट्रिक होती है, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, जिसमें ये पहला वाला जो मान होता है बेटा साइन का होता है, दूसरा कॉस का, और तीसरा किसका होता है? टेन का। ऐसे ये स्टार्ट करेंगे नीचे से, ये होगा चौथा कोट का, कोट के बाद क्या आएगा? सेक, और सेक के बाद क्या आएगा? कोसेक। अब इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा ये समझ लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ऐसे ही कोट थीटा बराबर होगा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो हमें यह कोट थीटा बराबर दिया है बेटा, और मुझसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान। तो इससे 15 को लेके जाऊंगा नीचे। जब मैं इस 15 को नीचे लेके जाऊंगा बट्टे में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ये। अब ये बताइए कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर बेटा आधार बट्टे लंब। तो इसका मतलब ये जो है मेरा आधार है, और बट्टे बेटा लंब, तो ये लंब है। आधार दे रखा, लंब दे रखा, लेकिन मुझे क्या निकालना है बेटा? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए मैं एक प्रमेय लगाता हूं, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से मैं कर्ण का मान निकाल सकता हूं। लंब है बेटा 15 का स्क्वायर, और आधार आएगा बेटा 8 का स्क्वायर। जब मैं 15 का स्क्वायर करूंगा तो ये होगा बेटा 225, और 8 का जब मैं करूंगा तो ये होगा 64। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा बेटा 289। और ये हमको पता है 289 किसका वर्ग होता है पुत्र? 13 का वर्ग होता है। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि कर्ण का जो मान आया है वो कितना आया बेटा? 13। अब हमसे पूछ क्या रहा था? ये पूछ रहा है बेटा मुझसे साइन थीटा का मान। किसका पूछ रहा है? साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर होता क्या है?
साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बट्टे कड़। क्या होता है? लंब बट्टे कड़। तो यहां लिखूंगा लंब बट्टे कड़। तो यहां से जो साइन थीटा का जो मान आएगा, लंब कितने का? लंब है बेटा मेरे पास 15 का, और कड़ कितने का? कड़ है बेटा मेरे पास भाई गलती हो गई थोड़ी सी, ये 289 होता है बेटा 17 का वर्ग। 13 का तो 169 होता है, 289 किसका होता है? 17 का। तो यहाँ आ जाएगा 15/17। और यही क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15/17। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ध्यान रखना 289 17 का वर्ग होता है, 169 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कर दिया, ध्यान नहीं दिया हमने। आगे देखिए बेटा, आगे ये कह रहा है कुछ 31 का मान। देखो ये मान मैंने इसलिए रखा है बेटा क्योंकि आपको बेटा सब कुछ साड़ी याद होनी चाहिए। त्रिकोणमिति जो साड़ी है, त्रिकोणमिति टेबल जो है वो सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसमें 37 का जो मान होता है वो कितना होता है? 2 होता है। इसमें मुझे बताने लायक कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें मान याद है तो कर पाओगे, अगर मान याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, बस ये याद रखें। कोशेक 30 का मान कितना होता है? 2 होता है। और इसके लिए बेटा मैंने एक शॉर्ट ट्रिक से मैंने त्रिकोणमिति सारणी को समझा है। अगर आपको त्रिकोणमिति सारणी नहीं याद होती तो एक बार वीडियो देखिए और वहां से आप कंप्लीट कर लोगे, कभी भी नहीं भूलोगे भाई। आगे देखते देखिए, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड हमसे कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है बेटा? 156 के अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड समझते हो इस टाइप से, 2 से काटूंगा 2 7 14 और 1 बचा 2 8 16। 2 से काटूंगा बेटा 2 3 6 और 2 9 18। ऐसे ही मैं इसे काटूंगा 3 से 1 और 3, और इसे काटूंगा बेटा 13 से कितनी बार? एक बार। तो 2 2 3 13 किस में आ रहा है? 2 2 3 13 कौन से? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। तो 2 2 3 13 ये हमारे क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है। क्या है ये हमारे? अभाज्य गुणनखंड। आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए बेटा, हमसे कह रहा है पुत्र इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? विविक्त कर। अब देखो विविक्त कर ज्ञात तो कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले विविक्त कर का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए। तो विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लेते हैं बेटा। विविक्त कर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर को बेटा हम लिखते हैं डी, तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। या तो विविक्त कर का फॉर्मूला कह दीजिए या फिर बोल दीजिए डी बराबर दिस। डन। अब ये कह रहा है इसका हमें मान निकालना, तो इसका मान निकालने के बेटा ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और सी का मान चाहिए। ये मान चाहिए मुझे, तो ए बी सी के मान निकालूंगा बेटा मैं यहां से। देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक वो होता है ए का मान कितना आएगा 3, और बी का मान बेटा यहां से कितना आएगा माइनस का 2, और सी का मान कितना आ जाएगा 1/3। अब इन तीनों मानों को पत्ता लगा देंगे हम इसमें। जब इसमें लगा देंगे तो यहां से हम बेटा क्या निकाल सकते हैं? विविक्त कर निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे? बी का मान है मेरा माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा, ए का मान है मेरे पास कितना? ए का मान है 3, और सी का मान है बेटा 1/3। एक बार चेक कर लीजिए, बी का मान लगा दिया, ए का लगा दिया, सी का लगा दिया। अब देखो यहां पर क्या होगा? 3 से 3 खत्म हो जाएगा पुत्र, ये वाले 3 से इस वाला 3 क्या हो गया? कट गया। तो जब 2 का स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर होता है बेटा प्लस, तो 2 का स्क्वायर आएगा प्लस का 4, और 4 एकम 4, एक प्लस का एक माइनस का घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 0। तो ये किसका मान है? मेरा डी का। डी मतलब विविक्त कर का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 0 है। डन। और 0 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए, देखो बेटा हमसे कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है, माध्य कितना दिया बेटा? 15, माध्य का कितने दिया? 24, तो बहुलक होगा। क्या पूछ रहे बेटा हमसे? बहुलक होगा। अब एक चीज समझिए, हमें यहां से बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुणा माध्यक या माध्य का, बात एक ही है, 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य, ये फॉर्मूला होता है बेटा बहुलक का। मतलब ये कह सकता हूं कि बहुलक, माध्यका और माध्यक, इन 3 कंडीशन में से अगर आपको कोई भी 2 कंडीशन दिए हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और तीसरी कंडीशन यहां से निकाल सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला था पाइथागोरस प्रमेय, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसमें क्या होता था कि हमें इन तीनों वैल्यू में से कोई भी 2 वैल्यू दी होती थी तो हम तीसरी वैल्यू इस पाइथागोरस प्रमेय से निकालते थे। यही सेम डिक्टो ये है, इन तीनों में से कोई 2 मान दे रखे होंगे और तीसरा मान क्या कर लेंगे बेटा? निकाल लेंगे।
तो यहां से हमें बेटा बहुलक ही पूछ रहा है, तो बहुलक का मान मुझे निकालना है बराबर 3 गुणा बेटा माध्यका कितनी है, माध्यका है हमारे पास 24। लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद है तो कर पाएंगे, और बेटा जब फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। 24 से हो जाएगा बेटा 72, 15 दूनी 30, 72 आएगा भाई 27 नहीं, 15 दूनी कितना 72 में से जब मैं 30 घटाऊंगा तो ये आएगा बेटा कितना 42। और 42 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैंने डायरेक्टली आपको बताना, और ये बेटा एक एक नंबर में पूछे जाते हैं आपको। यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, अब ये बता दीजिए tan में एक जो मान होता है वो किसका होता है। देखो tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, किसका, tan 30 का। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, एक। अब tan 45 का जो मान होता है बेटा वो होता है 1। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। मतलब 10 में जो एक मान होता है वो किसका होता है बेटा, 45 का। डन, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला इसने, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान होगा। इसने बोला कि साइन थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर। अब इस चीज सोचिए, अब ये हमें देखना बेटा साइन थीटा में और कोस थीटा में मान किसका किसके बराबर होता है। अब एक चीज हमें पता है बेटा, साइन 45 का मान और कोस 45 का मान टेबल में बराबर होता है। साइन 45 और कोस 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें भी, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि थीटा का मान 45 रखेंगे तो ये मान और ये मान दोनों आपस में कैसे आएंगे बेटा, बराबर आएंगे। कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते इसके। अब देखिए क्वेश्चन है मेरे पास ये 2x माइनस के y बराबर 1 और दूसरा बेटा x प्लस y बराबर 5। यहां पर मुझे दो समीकरण दिए, यहां से मुझे क्या करना है, x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का और y का। तो कंप्लीट कीजिए जल्दी, फिर उसके बाद बताता हूं मैं आपको। हमें यहां से x और y का मान निकालना, बस याद रखो। देखो भाई x और y का मान निकालने के लिए या तो बेटा मेरे पास x सेम होना चाहिए या फिर y सेम। सेम मतलब यहाँ पर 2x हो तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, y। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बेटा y सेम है। देखो यहाँ पर भी y, यहाँ पर दोनों सेम है। जब सेम होता है बेटा हम काटने की कोशिश करते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक प्लस का और एक किसका है, माइनस का, कट गया। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3x। जोड़ने पर ध्यान रखना, इसको जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो 5 हो जाएगा 6। 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो बेटा x का मान यहाँ से आ जाएगा 2। जब x का मान 2 आ गया, मुझे किसका और निकालना है, y का मान निकालना। तो क्या करूंगा, x का मान रख दूंगा बेटा समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, किसी में भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर बेटा, किसमें, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। बस x का मान 2 रख दीजिए, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y का जो मान आएगा 5 माइनस 2 होगा बेटा, और 5 माइनस 2 का मतलब कितना होता है, 3 होता है। तो यहां से मेरे पास x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3। तो 2 और 3, x का मान 2 और y का मान 3, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। लेकिन इसमें हम ऑप्शन नंबर ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले जो मान होता है, बिंदु में जो मान होता है, पहला बेटा x का होता है, दूसरा किसका होता है, y का। क्या मेरे पास x का मान 3 आया है, नहीं है, x का मान 2 आया है। इसलिए हमें x का मान 2 वाला देखना है। x का मान 2 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बेटा। आगे देखिए, कंप्लीट कीजिए फिर आगे बढ़ते इसके बाद। देखिए क्या, देखो देखो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला कि साइन थीटा बराबर √3/2 है। अब हमें ये देखना है, पूछ क्या रहा है, पहले ये देख लेते हैं। कॉस थीटा का मान पूछ रहा है बेटा, किसका पूछ रहा है, कॉस थीटा। तो इसको करने के हमारे पास दो मेथड है। दो मेथड है क्या, एक तो बेटा हम लगा देंगे इसमें लाल बट्टे कक्का, जो मैंने अभी क्वेश्चन निकाला था। या तो लाल बट्टे कक्का लगा देंगे, या फिर लगा देंगे क्या,
थीटा का मान निकाल के इसमें लगा देंगे, या फिर हम थीटा का मान निकाल सकते हैं लाल का से, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं करूंगा बेटा थीटा से, तो क्योंकि थीटा से इजी हो जाता है भाई। अब मुझे ये देखना साइन थीटा में √3/2 किसका मान होता है। बेटा साइन में जो √3/2 होता है वो होता है पता मेरा साइन 60 का। किसका होता है? साइन 60 का। साइन से साइन कटा तो इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया? 60। जब थीटा का मान मेरे पास 60 आ गया तो मैं क्या करूंगा, इस थीटा के मान को इसमें रख दूंगा बेटा। तो यहाँ जाओ cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है बेटा 1/2। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। और 1/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए बेटा 63 क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है? 7, 10, 13 इसका 20वां पद पूछ रहा है बेटा हमसे। कौन सा पद? 20वां पद। तो 20वां पद क्या होगा? a 20 बराबर बताया था बेटा मैंने, जब 20वां पूछ कोई सा भी पद पूछ लो उसमें से हम एक क्या कर देते हैं? घटा देते। तो क्या बताता मैं? a + 19d। क्या बताता बेटा? a + 19d। ठीक है, तो यहां से मुझे ये बता दीजिए कि a का मान कितना है बेटा? a का मान है 7, a का मतलब प्रथम पद, और d का मान क्या है? d का मान क्या करते हैं? इसमें से इसको घटा देते हैं बेटा। जब 10 में से 7 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? ए और डी का जो मान है बेटा इसमें लगा दूंगा तो यहाँ से मेरा कौन सा पता आ जाएगा? 20वां पता आ जाएगा। लगा दीजिए बस। ए का मान है मेरे पास 7 + 19 × 3, 7 + 19 × 3 में करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 19 × 57, 57 और 7 कितना आ जाएगा? 64। कितना होगा? 64। और 64 कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं शेर। देखिए देखो ये तो सिंपल है, मूल बिंदु का निर्देशांक। ये भी बेटा इतना इजी क्वेश्चन भी आपको एक एक नंबर में पूछा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। 0, क्या होते हैं? 0। याद रखना भाई, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब हमसे पूछ रहा है दो बिंदु ये और ये के बीच की दूरी, मतलब ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है? ए और बी के बीच की दूरी। अब एक चीज समझिए, बीच की दूरी तो हम जब भी निकाल पाएंगे जब बीच की दूरी का फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या था? डी बराबर डिस्टेंस मतलब दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये मान लेते बेटा x1 और ये y1, और ये क्या होगा हमारा? x2 और क्या? y2। अब इन चारों मानों को बेटा इसमें लगा दूंगा तो मेरा किसका मान आ जाएगा? d का मान। d का मतलब बीच की दूरी आ जाएगी। x2 का मान है बेटा मेरे पास 6 माइनस x1 का मान कितना? 2 और उसका क्या? स्क्वायर। ऐसे बेटा y2 का मान आएगा मेरे पास 9 माइनस y1 का मान कितना आ जाएगा? 5 और उसका भी क्या आएगा? तो कर दीजिए पुत्र यहाँ से। तो 6 में से 2 घटाऊंगा तो यहाँ आएगा बेटा 4 का स्क्वायर, और यहाँ 9 में से 5 घटाऊंगा तो यहाँ भी कितना आएगा? 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर जो होगा वो होगा बेटा रूट में 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 16 16 कितना आ जाएगा? 32। क्या 32 ऑप्शन है कोई? नहीं है। जब 32 ऑप्शन है तो बेटा 32 को लिखूंगा मैं कितना? 4√2। कितना लिखूंगा मैं? 4√2। 4√2 का मतलब है ये आया कैसे? मतलब कुछ नहीं भाई, ये आया कैसे पहले ये देखो बेटा। इसके करने होते हैं मैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटूंगा बेटा 16 बार, 2 से 4 बार, सॉरी 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, और 2 से कितना? 1 बार। अब ये देखिए इसमें सेम क्या है? देखो एक तो यहाँ बेटा 2 है, एक यहाँ 2 है, मतलब इसमें हम बेटा पेयर बना दे। पेयर मतलब हमें वर्गमूल निकालना होता है। तो देखो इसका एक पेयर बन गया, एक इसका पेयर बना दो। इन पेयर में से हम एक एक संख्या लेते हैं। तो इसमें से बेटा एक संख्या लूंगा तो कितनी आएगी? 2। इसमें से एक संख्या लूंगा कितनी आएगी? 2। तो 2 दूनी 4, रह क्या गया? 2। तो ये आ जाएगा अंडर में। जो रह जाता है वो अंडर में आता है, जो बाहर निकल जाता है उसको हम बाहर लिख देते हैं गुणा करके। तो ये होगा 4√2। और 4√2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए मेरे शेर, अगला देखो, बिंदु -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित? अब ये कह रहा है कि ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखो चतुर्थांश समझ लेते हैं एक बार बेटा। ये होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये होता है नेगेटिव एक्स, और ये क्या होता है? नेगेटिव वाई। माइनस का और ये दोनों प्लस के। अब देखो ये बेटा जो मान है ये मेरा है एक्स का और ये किसका? वाई का। ध्यान रखना इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आएगा आपके लिए। एक्स का मान है माइनस का। देखो एक्स का मान ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो ये, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा कहीं पर। तो मैं मान लेता हूँ 3 बिंदु यहाँ पर होगा। एक्स का मान माइनस का है ना, तो यहाँ आ गया। वाई का मान प्लस का। वाई का मान प्लस ऊपर होगा या नीचे?
सिंपल सी बात है, ऊपर होगा प्लस का और नीचे का ये माइनस। तो ऊपर मैंने मान लिया बिंदु 1 2 3 अपनी तरफ से मान लेते 4 पॉइंट। तो बेटा ये और ये इसी में तो मिलेंगे ये। तो ये चतुर्थांश कौन सा बेटा, ये होता है हमारा पहला, ये होता है दूसरा, ये है तीसरा और ये कौन सा हमारा चौथा। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा कौन से चतुर्थांश में गया है, ये गया हमारे दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बिंदु जो एक्स अक्ष पर स्थित हो उसके लिए y का मान। ये कह रहा है एक बिंदु है जो बेटा एक्स अक्ष पर स्थित है, केवल इस पर स्थित है एक्स अक्ष, ये ना एक्स अक्ष, कि ये बताओ जब ये बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है क्या y का कुछ मान होगा। जैसे मान लीजिए ये वाला बिंदु मेरे पास 1 2 3 मान लीजिए, यहाँ पर x का मान 3 है, क्या y का मान कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। y का मान कब होगा, जब या तो ऊपर जाता है या फिर कहां था नीचे आता, तो y का मान होगा। जब ये x अक्ष पर है तो y का मान बेटा कितना होगा, 0 होगा। y का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर ये उल्टा होता कि मान लीजिए कोई बिंदु y अक्ष पर है तो x का मान क्या होगा, x का मान 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये y अक्ष पर मान है, x अक्ष पर कुछ भी मान नहीं। जब x अक्ष पर कुछ भी मान है तो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 0। डन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को डी का मान, अच्छा इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम क्या बोलते थे विभक्त कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यहाँ प्लस आ रहा है इसलिए नहीं होगा, ये चाहे आगे पीछे आ रहा है इसलिए नहीं होगा, प्लस ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। आगे देखिए, अच्छा ये सेम डिक्टो आ गया कि ये कह रहा है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि ये किस चतुर्थांश में जाने वाला है। और ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर 69 बेटा, इसमें डालना क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, कमेंट में बताना इसका आंसर बेटा। मैं सबके चेक करने वाला हूँ कमेंट किसका, किसने कमेंट क्या किया है। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई h और छाया की लंबाई h, अच्छा तो कौन होगा, इसने बोला है यदि कोई एक वस्तु है, मैंने बेटा वस्तु ये, इसकी ऊंचाई दीर्घ में h, बेटा इसकी छाया की जो लंबाई है वो भी कितनी है h, छाया की लंबाई कितनी है h। तो हमसे पूछा बेटा कोण क्या होगा। अब यहां से बेटा मुझे कोण निकालना है, लेकिन कोण नहीं पूछना चाहिए था, उसे भी पूछना चाहिए था बेटा उन्नयन कोण क्या हुआ, कौन सा कोण, उन्नयन कोण, ये वाला कोण। तो ये बेटा थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब और ये क्या है आधार। तो लंब और आधार बेटा ये होते हैं हमारे tan में, किस में होते हैं tan, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। यहां से मुझे थीटा का तो मान निकालना है, कोण का मान, लंब का मान बेटा h है और आधार का मान भी h है, तो h से h घटा तो एक ही तो बचा। और मैंने अभी इससे 2-4 क्वेश्चन पहले बताया था tan में जो एक मान होता है वो किसका होता है 45 का होता है। तो यहां से बेटा थीटा का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। और 45 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डन। अब देखिए पुत्र क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है देखिए। अच्छा ये सेम है, बस थोड़ा सा टाइप चेंज है, मतलब है तो वही क्वेश्चन है उसी टाइप से होगा, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू लग दी है और कुछ निकालना है। ये कह रहा है एक खंबे की छाया 10 मीटर है, मतलब एक खंबा है, ये हो गया बेटा खंबा, इसकी छाया, छाया बेटा ये होगी ना, इसकी छाया कितने मीटर की है 10 मीटर की, और कोण 60 अंश है। कोण बेटा कितने अंश का है 60 अंश का। तो ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो खंबे की ऊंचाई को मान लेता हूं बेटा h। अब एक चीज समझिए, ये मेरे पास है थीटा, थीटा के जो सामने भुजा होगी उसे बोलेंगे लंब, और ये क्या होगा हमारा आधार। अब हमें ये देखना है कि लंब और आधार किसमें होते हैं, ये होते हैं हमारे tan में। तो ये होगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, क्या होगा लंब बट्टे आधार। tan, यहां में थीटा का मान दिया है
थीटा का मान दिया 60, लंब का मान है बेटा h और आधार का मान है 10। तो यहां से हमें किसका मान निकालना है? h का मान निकालना है। निकालिए बेटा, बस में अभी आया मात्र एक मिनट में। ठीक है, करिए क्वेश्चन। बराबर जल्दी, यहां से हमें किसका मान निकालना है बेटा? यहां से निकालना है h का मान। h का मान क्या करेंगे, यहां पर पहले हमें लगाएंगे tan 60 का। बस एक सेकंड, tan 60 का मान कितना होता है बेटा? √3 बराबर h बट्टे 10। अब 10 की गुणा कर दूंगा इसमें, तो h का जो मान आएगा बेटा वो आएगा 10√3। कितना आ जाएगा? 10√3। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, बनाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब बताइए इसमें स्पर्श रेखा और त्रिज्या का जो कोण होगा वो कितने का होगा? सर कितना आगे जाना है? ठीक है बेटा भाई, चलो भाई। कौन? एक स्टूडेंट आ गया था भाई, तो उससे थोड़ा सा बात करनी थी, बस उसको फ्री करके आया हूँ। ठीक है, चलो बढ़ते भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए बेटा, ये कह रहा है स्पर्श रेखा और त्रिज्या का जो कोण होगा वो कितना होगा? स्पर्श रेखा और त्रिज्या, एक से समझिए, ये बेटा एक वृत्त है, ये होगी हमारे पास स्पर्श रेखा, और यहां से लेकर यहां तक भी खींचूंगा बेटा त्रिज्या। स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या का जो कोण होता है बेटा वो होता है हमारा कितने का? 90 का। इनके बीच में जो कोण बनता है कितने का बनता है? 90 अंश का बनता है। ऑप्शन नंबर की कौन सा होगा हमारा? डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, उस ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? राइट आंसर। आगे देखिए बेटा, ये कह रहा है यदि दो स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींची जाए तो लंबाई है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक वृत्त है, कोई एक बिंदु है, एक बिंदु से बेटा दो स्पर्श रेखा खींची जाए, कहीं पर भी बिंदु लगा लीजिए लेकिन वृत्त के बाहर होना चाहिए वो। जब मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो बेटा एक ये होगी स्पर्श रेखा और एक ये होगी स्पर्श रेखा। अब हमसे पूछ रहा है स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होगी बेटा, ध्यान रखना हमेशा एक बिंदु से जब स्पर्श रेखा की जो लंबाई होंगी वो हमेशा बेटा बराबर होंगी। कितनी होंगी? स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होंगी? हमेशा बराबर होंगी। अगर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो बराबर होंगी, मतलब समान होंगी।
कौन सी होंगी? समान। ठीक है, आगे बिंदु जो बाई अक्ष पर स्थित हो, अच्छा ये बताया था मैंने अभी, बिंदु जो बाई अक्ष पर स्थित हो तो एक्स का मान क्या होगा? 0। अगर बिंदु जो एक्स अक्ष पर स्थित हो तो वाई का मान क्या होगा? 0। सिंपल है, ठीक है। तो इसका तो मान पता होगा, इसका मान 0 ही आएगा भाई, कहानी खत्म करो, इतना बड़ा है ही नहीं क्वेश्चन। आगे देखिए, ये कह रहा है 16x² माइनस के kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान हो। मूल क्या हो बेटा? समान हो। तो यहां से हमसे किसका मान पूछ रहा है? के का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? के का। तो हमें पता है भाई, जब मूल समान हो तो हम कौन सी कंडीशन लगाते हैं बेटा? कंडीशन लगाते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0, जब मूल समान। डन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेटा मैं a का मान लगाऊंगा। a का मान मेरे पास आएगा 16। ऐसे फिर मैं b का मान निकालूंगा। b का मान आएगा मेरे पास माइनस का k, और बेटा c का मान आ जाएगा 1। एबीसी का मान बस यहां लगा दीजिए और किसका मान निकाल दीजिए? के का मान निकाल दीजिए। कैसे? यहां पहले मुझे बी का मान लगाना, माइनस के का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा ए का मान कितना है बेटा? 16 इंटू सी का मान कितना है? 1, और बराबर कितना आएगा? 0। तो के का स्क्वायर होगा बेटा के स्क्वायर माइनस 16 चौका होगा 64 बराबर 0। माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 64। अब ये बता दीजिए, जब मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगा दूंगा? रूट लगा दूंगा। रूट के साथ बेटा क्या आता है? प्लस माइनस। और ये बता दीजिए बस 64 किसका मान होता है? 64 होता है बेटा मेरा 8 का मान। 8 का मान होता है। किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं, मतलब शुरुआत क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर बेटा 76। देखिए बेटा, सेम वही क्वेश्चन, कोसेक 2 कोसेक थीटा बराबर 2। अब ये देखना मुझे, कोसेक थीटा में ये 2 किसका मान होता है बेटा? थीटा का जो यहां से मान आएगा, कोसेक में जो 2 मान होगा, कोसेक में जो 2 मान होगा वो कितने का बताया था मैंने बेटा? भैया थोड़ी देर पहले बताया था, किसका? 30 का। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 होगा। और 30 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या बोला है। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, मतलब ये कह रहा है दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज बेटा मैंने ये मान लिया और एक त्रिभुज मैंने ये मान लिया। इसका क्षेत्रफल लिख दिया मैंने 4 और इसका क्षेत्रफल कितना लिख दिया? 9। ये तो बोला ना। तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है बेटा। किसका पूछ रहा है? संगत भुजाओं का अनुपात। अब हमें यहां से भुजाओं का अनुपात निकालना है बेटा। अब भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए एक चीज बेटा, ये दे रखा मुझे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं पहला क्षेत्रफल जो है त्रिभुज, इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 दिया, उसका क्षेत्रफल दिया 9। तो मैं लिखता हूं यहां पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 4। और बट्टे में लिखूंगा बेटा मैं दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बट्टे में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि उसने अनुपात बोला है। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना है? वो बेटा 9। तो ये हो गया मेरा 4:9। अब क्षेत्रफल होता है बेटा किसी का भी भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो मैंने इसकी एक भुजा मान ली ए, और बेटा इसकी भुजा मान ली मैंने बी, और इसको मैंने मान लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 4:4/9। क्यों? क्योंकि जब इसका क्षेत्रफल 4 है, इसका क्षेत्रफल 9 है, तो इसका मतलब भुजाएं छोटी बड़ी होंगी। तो मैंने इसको एक भुजा को मान लिया ए और इसकी भुजा को मान लिया मैंने बी। अलग अलग होंगी भुजाएं, छोटी बड़ी जो भी हो। तो ये क्षेत्रफल जो होगा ए स्क्वायर होगा, यहाँ क्षेत्रफल जो होगा वो बी स्क्वायर होगा। किसी कुछ भी हो, मान लीजिए अगर यहाँ समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आएगा बेटा √3/4 भुजा का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आएगा? √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 से √3/4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, फिर तो भुजा का स्क्वायर बचेगा। समकोण त्रिभुज होगा फिर वही होगा। अब यहाँ से मुझे भुजा निकालनी बेटा। भुजा का मतलब है यहाँ से स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगा दूंगा? अंडर रूट। और जब अंडर रूट लगाऊंगा तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये 4 किसका वर्ग होता है बेटा? 2 का, और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट भी कर देता, लेकिन डायरेक्ट करता तो तुम्हारी समझ में नहीं आता। समझिए, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बताने वाला हूँ। वैसे इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब समझो पहले, देखो
ये मुझे दिया बेटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर दिया है, यहां से स्क्वायर दिया, अगर मुझे भुजा निकालनी हो तो भुजा आएगी बेटा 2:3। अगर मुझसे पूछ ले बेटा आयतन निकालो, क्या निकालो, आयतन, आयतन का मतलब होता है भुजा का क्यू, आयतन का मतलब क्या होता है भुजा का क्यू, तो 2 का क्यू करूंगा बेटा 8 और 3 का क्यू कितना करूंगा 27, तो भुजा का जो अनुपात आएगा, सॉरी इसके जो त्रिभुज का मतलब त्रिभुज की जगह और कुछ भी होता, चतुर्भुज होता या शंकु होता, बेलन होता, चतुर्भुज तो नहीं होगा, शंकु बेलन या वृत्त नहीं होगा, अर्धगोला, गोला, ठीक है, इस टाइप से आ जाए तो उसका हमें आयतन निकालना, तो बेटा आयतन आ जाए कितना 8:27, कैसे आया, तो आयतन होता भुजा का क्यूब, ठीक है। आगे देखिए भाई क्या हो रहा है भाई, ठीक है, अगला क्या बोला है, बेलन का वक्र प्रश्न इतना दिया है तो ऊंचाई इतनी है, तो त्रिज्या का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, आर का। इसने बोला बेलन का वक्र प्रश्न, सबसे पहले मुझे वक्र प्रश्न लिखूंगा बेटा, वक्र प्रश्न का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र प्रश्न होता है बेटा 2πRh और बराबर दिया मुझे 264, यहां से मुझे h का मान और दिया है कितना, h का मान दिया बेटा 6 सेंटीमीटर, तो यहां लगा दी, तो 2 का 2, पाई का मान आएगा 22/7 और r का मान निकालना है, h का मान 6 बराबर 264, देखो 7 बन जाएगा ऊपर, 6 22 और 2 कम बन जाएगा इसके नीचे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैंची का गुणा करेंगे, अब देखो काट पीट कर दीजिए, तो 22 से काटूंगा पहले भाई में, क्योंकि मुझे लग रहा है 22 से इजी होगा, 22 से कम 22, 22 से कम 22, यहाँ बचा 4 और 22 दूनी 44, 6 दूनी 12, 12 से बेटा 12 खत्म, तो आर का जो मान आएगा वो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर की, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह कहलाता है, ये कह रहा है कोई एक त्रिभुज है बेटा, इसकी माध्यिकाएं, क्या इसकी माध्यिका, माध्यिका क्या होती है बेटा, माध्यिका होती है शीर्ष से ऐसे करके, ये है हमारी माध्यिका, एक बेटा ये है हमारी माध्यिका और एक ये है हमारी माध्यिका। अब ये कह रहा है ये माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं हम केंद्रक, क्या बोलते हैं उसे, केंद्रक, और केंद्रक क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हुआ इसका राइट आंसर। ध्यान रखना जब ये तीनों भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम केंद्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रक। आगे देखिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, इसने बोला कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है बेटा, हाँ कुछ उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये कहना चाह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, लेकिन इससे 13 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 13 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर यहां तक बेटा ये है 13 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक ये कितना 12 सेंटीमीटर, तो कह रहा है स्पर्श रेखा की जो लंबाई, स्पर्श रेखा बेटा ऐसे खींचेंगे, तो इससे मैं ऐसे करके मिला दूं, ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितने की 12 की, ये एक बिंदु हो गया P मान लिया मैंने, से इसको केंद्र को मान लिया O, यहां से जो इसकी दूरी है वो कितने की बोलिए, ये बोलिए बेटा 13 सेंटीमीटर की। अब हमसे बेटा स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, अब इस चीज समझिए, मैंने बताया था अभी स्पर्श रेखा और त्रिज्या का जो बीच में कोण बनता है वो बनता है बेटा 90 का, 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये बेटा एक को मान लो लंब और एक को क्या मान लो आधार, इसका मतलब मुझे आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार, और आधार में किससे निकालूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से। फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम घिसा बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस बेटा कितना आधार का स्क्वायर। अब यहां से देखिए कर्ण कितने का, कर्ण है बेटा 13 का स्क्वायर, लंब कितने का बेटा, लंब है मेरा 12 का स्क्वायर, प्लस आधार कितने का, आधार निकालना है पुत्र, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, जब ये 144 प्लस का इधर किसका होगा माइनस का, इधर क्यों लेके आ रहा हूं, इधर बेटा इसीलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि मुझे आधार का मान निकालना, आधार का मान निकालने के लिए आधार को मैं एक साइड रखूंगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो आधार का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा बेटा कितना, ये आ जाएगा बेटा 25। अब ये देख रहा है 25 किसका वर्ग हुआ, 25 जो होगा बेटा वो होगा हमारा 5 का वर्ग, किसका होगा 5 का, तो यहां से जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई आ जाएगी वो पुत्र कितनी आ जाएगी,
वो आ जाएगी बेटा हमारी 5 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखिए, अभी तो भाई बहुत क्वेश्चन बचे हैं इसमें, चलो करते थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं भाई। 500 को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया, ये करा है। 500 को एक बार फेंका जाता है और सम संख्या प्राप्त हो। अब एक चीज बताइए, जब मैं 500 को फेंकूंगा तो उस पर बेटा कुल संख्या क्या क्या आएंगी? कुल संख्या आएंगे बेटा 1 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 या 6। 500 पर तो यही आता है, लेकिन उसने बोला सम संख्या आई है। सम संख्या होने की प्रायिकता कितनी? कौन संख्या? सम संख्या। अब मुझे ये बता दीजिए इसमें सम संख्या है कितनी? कौन संख्या पूछ रहा है? सम। तो बस मुझे सम देखना, सम देख 2 है, 1 4 है और कितनी है? 6। तो सम संख्या है कितनी? 3 है। जिसकी प्रायिकता पूछता वो ऊपर आएगा, और कुल कितनी संख्या है? 6 है। तो बस काट दीजिए 1/2, और 1/2 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डन। आगे देखिए बेटा, थोड़ा सा भाई वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, थोड़ा सा बढ़ते स्पीड से। देखो वही क्वेश्चन आगा जो मैं बता रहा था तुम्हें, अनुपात वाला। समझिए, दो घनों के अनुपात, आयतनों के अनुपात। बेटा ये आयतन है, आयतन का मतलब होता है बेटा भुजा का क्यू। अब ये मुझे देखना बेटा किसका क्यू है, तो बेटा ये होता है 2 का क्यू। किसका होता है? 2 का क्यू। इसका मतलब एक भुजा आ गई 2 और एक भुजा आ गई 3। मतलब एक घन की जो भुजा है वो बेटा 2 आ गई, एक घन की भुजा कितने की आ गई? 3 की। पूछ क्या रहा है? तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मुझे ये पता चल गया बेटा ये मेरी भुजाएं हैं। क्या है ये? भुजा। एक भुजा 2 की है और एक भुजा कितने की है? 3 की। लेकिन मुझसे पूछ रहा है बेटा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में मैंने क्या बताया था? भुजा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो कौन सा होगा? ठीक है भाई, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में बनाना पड़ेगा। यहां करना बेटेगा 4:9, ये बनाना पड़ेगा बेटा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डन। ये बेटा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे देखिए क्या कर, समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद लिखिए जबकि a बराबर 10 और d बराबर 4। मतलब 2 पद लिख रहे हैं। 2 पद का मतलब होता है एक पहला पद होता है और एक दूसरा पद होता है। दूसरे पद को लिखते हैं बेटा a + d। ये पहला पद है और ये कौन सा पद है हमारा? दूसरा पद। दोनों पदों को लिखना है। a का मान बता दीजिए कितना है बस बेटा। a का मान है मेरे पास -2। पहला पद ये होगा, यहां लिखूंगा पहला पद, पहला पद। अब लिखना मुझे बेटा दूसरा पद, दूसरा पद। दूसरा पद होता है मेरे पास a + d। यहां पर a का मान कितना है बेटा मेरे पास -2 प्लस d का मान कितना है 4। अब यहां से घट जाएगा तो घटेगा तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो पहला पद होगा -2, दूसरा पद होगा 2। ऑप्शन देख लीजिए, -2 और 2, -2 और 2 है। d बराबर 4। समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद लिखिए जिसके a बराबर -2। ठीक है, d बराबर 4। 2 पद लिख रहे हैं ना, d बराबर 4। ठीक है, ठीक 2। तो बेटा -2, 2, इसमें भी ऑप्शन मिस्टेक हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले जो 2 पद होंगे बेटा यहां से लगा लेंगे हम, -2, 2। केवल हमें सीखना है बेटा, ऑप्शन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। बस हमें करना आना चाहिए। आगे देखो बेटा, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण 90 हों तो किसी भी त्रिभुज के सभी कोण 90 को, एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया कोई भी, अगर मान लीजिए ये भी मेरा 90 का हो, ये भी 90 का हो और ये भी कितने का हो? 90 का हो, तो तीनों कोणों का योग कितना आ गया? 270। क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 270 आता है? नहीं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आता कितना है? 180। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ गया? 270 आ गया। तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, यह संभव है नहीं, असंभव। क्या होगा ये? असंभव होगा। इसका मान पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान नहीं आ सकता। त्रिभुज के 2 कोणों का मान भी बेटा 90-90 नहीं आ सकता। समझ रहे हो नहीं? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए। जब 2 कोण का मान 90-90 आ गया तो तीसरा कोण तो खत्म हो गया। जब तीसरा कोण ही खत्म हो गया त्रिभुज भी खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? आगे देखिए, देखो क्या बोला इसने। 1.6 मीटर व्यास 20 सेंटीमीटर ऊंचा वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ निकालना बेटा। क्या निकालना मुझे? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ।
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो सबसे पहले वही चीज, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, किसका? संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये होता है बेटा संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। अब यहां से मुझे h और r का मान चाहिए बेटा। यहां से बोला व्यास तो दिया है, क्या दिया है? व्यास। तो व्यास दिया तो बेटा पहले बनाऊंगा त्रिज्या 1.6, तो त्रिज्या बनाऊंगा बेटा ये हो जाएगी आधी 1.6/2। लेकिन ये बेटा मीटर में और ये किस में है? सेंटीमीटर में। भाई क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया है, इसमें ऑप्शन अनुपात में आ रहा है। हाँ व्यास क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन तो अनुपात में है। टाइपिंग मास्टर ने गलती कर दी भाई, और टाइपिंग मास्टर कौन है? मैं ही हूं भाई, मुझसे गलती हो गई है, पता नहीं कहा क्या हुआ क्वेश्चन में। आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं भाई, आगे देखो। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो व्यास होगा। एक चीज बताइए, कोई एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए मेरे पास 5 है। अब अगर इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दी जाए, तो 2 गुना कर देंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10। डन। तो व्यास क्या होगा ये बताओ। पहले व्यास था कितना इसका? पहले व्यास था बेटा 10, त्रिज्या 5 व्यास 10, तो ये बताओ व्यास कितना होगा? व्यास 20 हो जाएगा। तो कितना अंतर हुआ बेटा? 2 गुना ही तो हुआ। पहले व्यास 10 था तो व्यास कितना होगा डबल में? 20 हो गया, तो इसका मतलब 2 गुना हो जाएगा। कहां होगा? 2 गुना हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बेटा क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात 1:7 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसने बोला है वृत्त की परिधि, परिधि होती है बेटा 2 पाई आर, और क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। इसका जो अनुपात है 1:7 है, तो इसको अनुपात को लिख देना बेटा किसमें? बट्टे में। तो त्रिज्या पूछ रहा है, एक चीज समझिए अब बेटा, पाई से तो पाई खत्म हो गया, एक आर से एक आर खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा? 2, नीचे क्या बचा? आर, बराबर कितना? 1/7। तो इसको 2 की गुणा कर दीजिए इसमें, 7 दूनी 14, तो आर का जो मान आएगा बेटा कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं दिया तो सेंटीमीटर लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। ठीक है, बनाइए, इजी क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा चलना पड़ेगा हमें, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आगे देखिए। ये बोला है एक 500 को 2 बार फेंका जाता है, दोनों बार सम संख्या आने की प्राप्त। इसने बोला कि एक 500 को बेटा 2 बार फेंका जाता है। जब एक 500 को 2 बार फेंकूंगा तो एक चीज समझ लीजिए बेटा, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। एक 500 को बेटा 2 बार फेंक रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने पहली बार 500 फेंका, तो हो सकता है पहली बार 500 पर 1 आ जाए, और जब मैं दोबारा 500 फेंकूंगा तो क्या आएगा? दोबारा भी तो 1 आ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है पहली बार में 500 फेंका मैंने, 1 आ गया, एक के साथ दोबारा में 2 आ जाए, या फिर हो सकता है एक के साथ में 3 आ जाए, एक के साथ में 4 आ जाए। पहले 500 पर 1, दूसरे 500 पर 5, पहले 500 पर 1, दूसरे 500 पर 6। अच्छा, क्या यही पॉसिबल? और पॉसिबल नहीं? और भी तो पॉसिबल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले 500 पर 1 ना आके 2 आ जाए, और दूसरे पे 1 आ जाए। ऐसे बेटा 2,2 आ जाए, दोनों पे 2 आ जाए, पहले पे 2, 3। इसी टाइप से ये भाई बहुत सारी कंडीशन बनेंगी, और बहुत सारी कंडीशन कितनी है? ये बनेंगे बेटा 36 कंडीशन। कितनी कंडीशन बनेगी? 36 कंडीशन। डन। क्योंकि लास्ट में जो आएगा वो आएगा बेटा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। अब हमसे पूछ रहे बेटा दोनों 500 पर सम संख्या कितनी बार आई है। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा, दोनों 500 पर सम संख्या। एक चीज सोचिए, देख बेटा दोनों 500 पर सम, क्या इसमें कोई सम संख्या है? नहीं है। देखो इसमें दोनों 500 पर एक तो सम संख्या ये है, एक सम संख्या ये है, एक सम संख्या ये है, तो इसका मतलब मुझे पूरा बनाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा समझने के लिए समझ लो। मैं 3600 कंडीशन बना रहा हूं भाई। देखिए इसके बाद होगा बेटा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और बेटा क्या 3,6। ऐसे होगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 और क्या होगा बेटा 4,5 और 4,6। 5,1, 5,2,
5,3। इसी टाइप से भाई हम बना लेंगे पूरा। अब देखो ये बनेंगे हमारी फुल टोटल कंडीशन, और कंडीशन कितनी बनेगी बेटा? कंडीशन बनेगी हमारी 36। अब हमसे कह रहा है बेटा, क्या पूछ रहा था? दोनों बार सम संख्या आने के बाद। अब ये देखिए दोनों बार सम होनी चाहिए, क्या दोनों बार सम कोई संख्या है? नहीं है। एक एक एक, ये तो कंडीशन बन गई। और देखो सम संख्या कहां कहां आ रही है, इसमें एक भी कंडीशन नहीं है। सम संख्या, सम का मतलब दोनों बार सम संख्या आनी चाहिए, तो बेटा यही कंडीशन बनेंगी बस। ठीक है, कंडीशन कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कंडीशन बनी। कितनी बनी बेटा? 9। और कुल कितना है? 36। कट सकता है किसी से? 3 से कटेगा, 3 से कटेगा बेटा 3 बार, सॉरी 9 से कट जाएगा ना, 9 चौक 36, 1/4। 1/4, 1/4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बेटा इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है बेटा, और 1 नंबर में तो मैंने बताई दिया आपको। ठीक है भाई, आगे देखिए। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण, ये तो बता दिया भाई, 90 अंश होता है। स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा के बीच कोण होता है, कितना होता है? 90 अंश होता है। आगे देखिए, डबल बार आ गया वो क्वेश्चन। किसी समूह में सर्वाधिक बार आने वाला प्रेक्षण का सर्वाधिक बार, कोई भी संख्या बार बार आती है, कोई भी संख्या बार बार आती है, तो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। जो संख्या बार बार आती है उसी को हम बहुलक बोलते हैं। बहुलक का मतलब बार बार आना, बहुलक का मतलब क्या होता है? बार बार आना। ठीक है, आगे देखिए। वृत्त के अंदर खींच गई सबसे बड़ी, सबसे लंबी रेखा होती है, ये कह रहा है वृत्त के अंदर खींची गई सबसे बड़ी रेखा होती है, सबसे बड़ी रेखा होती है बेटा, इसे हम बोलते हैं व्यास। इस सबसे बड़ी रेखा को हम क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे मान लीजिए बेटा, और मैंने यहां खींची, इधर एक्स्ट्रा नहीं जाएगी, इसमें सबसे बड़ी होगी यही होगी ना, और सबसे बड़ी जो होती है बेटा केंद्र से होकर जाती है, और केंद्र से जो होकर जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्यास होगा। आगे देखिए, एक थैले में 2 लाल 4 6 हरी और 2 नीली गेंद है। मतलब लाल कैसी है बेटा? लाल कितनी है? लाल है 2, हरी है कितनी? 6, और बेटा नीली कितनी है? नीली है 2। डन। ये कह रहा है इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, और हरी गेंद निकालने की प्रयासता। कौन सी गेंद बेटा? हरी गेंद निकालने की प्रयासता। तो ये बताओ कुल गेंद कितनी हो गई? कुल हो गई बेटा 6 2 8 10। कितनी हो गई? 10। अब हमसे कौन सी गेंद पूछ रहा है बेटा? हरी गेंद होने की प्रयासता। ये बताओ हरी है कितनी? हरी है बेटा कितनी? 2, नहीं हरी है 6। हरी कितनी है? 6। और कुल कितनी है? 10। तो यहां से काट दीजिए 2 से 3 बार, और 2 से कितना? 5 बार, तो कितना आ जाएगा? 3/5। और 3/5 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। आगे देखिए क्या करा क्वेश्चन, देखो 2 पासे फेंके जाते हैं, योग 6 आने की प्रयास। इसने बोला है कि हमारे पास 2 पासे फेंके जाते हैं, उसका योग 6 आना चाहिए। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन कराया था मैंने। अब उसमें तुम्हें ये संख्या छांटनी है कि योग किस किस पर 6 आएगा। तो टोटल जो 2 बार पासा फेंकेंगे तो कुल संख्या जाएंगे वो 36 आएंगे। बेटा योग 6 हो, योग कितना हो? 6 हो। उसके लिए मैं कंडीशन बता दूं कौन कौन सी बनेगी। योग कितना हो? 6। देखो एक तो कंडीशन ये बनेगी कि 1 के साथ 5 आ जाए, या 5 के साथ 1 आ जाए। इन दोनों का योग कितना होगा? 6 होगा। या फिर 2 के साथ 4 आ जाए, और 4 के साथ 2 आ जाए, या फिर 3 के साथ 3 आ जाए। इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब योग 6 योग 6 योग 6 योग 6 और योग कितना 6, इसके अलावा कोई सा भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका योग बेटा 6 आ जाए, जिसका योग कितना आ जाए? 6। 2 500 को फेंकने पर तो टोटल संख्या कितनी? 1 2 3 4 5। तो योग 6 प्राप्त होने की संख्या है 5। बट्टे कितनी थी? 36। बट्टे कितनी थी? 36। कुल 36 थी ना, तो 5/36, 5/36 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। डन।
आगे देखिए भाई, भाई पढ़ाते पढ़ाते गले में तो दर्द हो जाता है, प्लस चलते चलते पैरों में भी दर्द हो जाता है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करनी है तो कर रहे हैं भाई तुम्हारे लिए। चलो बढ़ते बेटा आगे। क्वेश्चन क्या है? संख्या 4, 8, 12, 16, 20, 24 का माध्य क्या होगा? क्या पूछ रहा है हमसे बेटा? माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? इन सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या उतने का भाग कर दो, कहानी खत्म। सभी संख्याओं को जोड़ो, 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24। अब जितनी संख्या उतने का भाग कर दो भाई। कितनी संख्या देखना है? 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग कर दो, जोड़ के आंसर निकाल दो। देखो कितना आएगा। जोड़ो भाई। 20 और 20 40, 20 60, 80 84, ये आ जाएगा बेटा 84 बट्टे 6। 6 कम 6, 6 चौक 24, कितना आएगा बेटा? 14 आएगा। और 14 कौन सा ऑप्शन है? ये तो कर ही लोगे ना आप आराम से। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा? सी हमारा राइट आंसर। डन। आगे देखिए, 1 से 50 तक की संख्याओं में से यादृच्छिक संख्या चुनी गई, वह संख्या 5 का गुणज होने की प्रायिकता। इसमें बेटा क्या पूछ रहा है? 5 का गुणज। अब ये देखिए 1 से 50 तक संख्या है, तो टोटल मुझे ये पता चलेगा कि टोटल जो हमारे पास संख्याएं कितनी है वो 50 है। टोटल संख्या कितनी है? 50 है। कुल नंबर जो आ गए मेरे पास 50 आ गए। अब ये देख लो बस किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? 5 का गुणज। अब ये देखो बेटा 5 का गुणज क्या क्या होते हैं, क्या लिख रहा हूं मैं? 5 का गुणज मतलब 5 का भाग किस किस में जा सकता है बेटा? 5 हो गया, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, बस यही होंगे ना। कुछ रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने नंबर है? 10। 5 का गुणज की प्रायिकता, 5 का गुणज बेटा 5 के गुणज हैं कितने हमारे पास? हमारे पास है टोटल 10। कितने टोटल? 10। और कुल कितने हैं? 50। तो जीरो से जीरो खत्म कर दो बेटा, कितना आ जाएगा? 1/5। और 1/5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। 5 10 15 20 स्टेप से आएंगे 5 का गुणज। 5 तो 5 के पहाड़ी में जो आती है, ये कह सकते हैं हम। आगे देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी। बेटा क्या पूछ रहे हैं हमसे? वृत्त की परिधि। अब बता वृत्त की परिधि क्या होती है? फॉर्मूला पता होना चाहिए। वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है बेटा 2πr। क्या होती है? 2πr। 2 गुणा पाई का मान बेटा 22/7 और आर त्रिज्या कितने की दी है? त्रिज्या दी है बेटा 14 की। 2 से काट दीजिए 2, 7 से काट दीजिए 2 बार। 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88। 88 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? सिंपल है भाई, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको। 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होगा? 88 होगा। और 88 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे देखिए बेटा, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं भाई, मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाने आया हूं, तो मेरा एक बस यही काम है कि तुम्हें जितने जल्दी में हो सके उतना जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और आसान तरीके से करा सको। ठीक है? फालतू का कोई काम नहीं, फालतू का टाइम बर्बाद नहीं, बस केवल क्वेश्चन तो क्वेश्चन धुआंधार कर चलिए भाई। मैं डील बता रहा हूं, अब आपके पास मात्र 1 महीना है। अगर 1 महीना अगर ढंग से पढ़ लेते हो, इसी टाइप से अगर क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इसी टाइप से अगर क्वेश्चन कर लेते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 70 आउट ऑफ 70 लाएंगे। मतलब 70 में से आप टोटल 70 नंबर लेके आएंगे भाई, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को एक बार चेक करा दूंगा भाई मैं। जब जिस टाइप से बोर्ड का पेपर आएगा उसी टाइप उसी दिन में आपको ये कराऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको कराए। ठीक है? तो मैं पहले ही कह रहा हूँ भाई 70 में से 70 जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो टोटल 70 में 70 नंबर उसी में से बचेगा भाई। उस 70 में 70 एक नंबर का भी दर्जा नहीं आएगा। समझ पा रहे हो ना? हाँ, बस ये याद रखो कि बस जो करा रहा हूँ बस उसको करते चलो, धुआंधार करते चलो, कंप्लीट करते चलो आराम से। ठीक है? आगे देखिए बेटा क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? अर्धवृत्त। अब पहले ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा πr²। क्या होता है? πr²। लेकिन मुझे वृत्त का थोड़ी चाहिए, मुझे चाहिए किसका? अर्धवृत्त का।
अर्धवृत्त का तो बेटा आधा हो जाएगा। यहां पर इसने त्रिज्या कितने की बोली है 7 सेंटीमीटर, बस यहाँ आर का मान 7 लगा दीजिए। 22/7। अच्छा यहाँ नीचे दो और लिख दीजिए गुणा आर का मान बेटा 7 गुणा 7। 7 से 7 खत्म, 2 से खत्म होगा बेटा 11 बार, तो 11 7 77। और 77 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हुआ? राइट आंसर होगा। डन। आगे देखिए बेटा 98। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी? अब ये तो परिधि क्या होती है? परिधि होती है बेटा 2 पाई आर। कितनी देर की? 44 की। बस यहां से आर का मान निकालना, 2 गुणा पाई का मान होता है बेटा 22/7, आर का मान निकालना है। अब देखो 7 बन जाएगा ऊपर और 22 और 2 कहां चला जाएगा? नीचे। तो आर बराबर हो जाएगा बेटा 7 गुणा 44 बट्टे 22 दूनी 44। 44 से 44 खत्म, तो इसका मतलब आर का मान कितना आ गया? 7। कुछ था इसमें? नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का भी क्या होगा? राइट आंसर होगा। डन। आगे देखिए इजी है भाई सब, और ये सब आपको एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा बेटा। वृत्त का कौन सा हिस्सा? चौथा हिस्सा। तो ये बता चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का चौथा ही तो हिस्सा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे बेटा इसका करना चौथा हिस्सा, चतुर्थांश। पाई आर स्क्वायर बटे 4। बस यहां से आर का मान लगा दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणा में 4 दे रखा है, गुणा आर का मान दिया है मुझे 14 गुणा 14। अब काट पीट कर दीजिए बस। किससे काटेंगे बेटा? 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटूंगा कितनी बार? 7 बार, और 7 से 7 खत्म, क्या बच्चा? 22 और 7, और 22 7 कितना होता है? 154। और 154 कौन सा है? ऑप्शन नंबर वी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। डन। आगे देखिए बेटा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का अनुपात। ये बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। अभी बताओ वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, इसमें बोला बेटा वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, वृत्त की परिधि का अनुपात। अनुपात का मतलब बट्टे में लिखूंगा ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब देखो पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, तो ऊपर बताओ एक आर बचा, बट्टे में 2 बचा। बस आर का मान कितना दिया है इसने? 7 सेंटीमीटर। तो 7/2 का मतलब हो गया कितना बेटा? 7:2। कितना हो गया? 7:2। और 7:2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो त्रिज्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बेटा कितना दे रखा है? 49 पाई। पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर 49। अब ये देखिए 49 किसका वर्ग होता है बेटा? 7 का वर्ग। तो आर का जो मान यहां से आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और 7 कौन सा? ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई? बहुत इजी क्वेश्चन है, बशर्ते आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका मतलब आर का मान दिया बेटा 14 सेंटीमीटर। कोण दिया है थीटा का मान दिया बेटा 60 अंश। क्या पूछ रहा है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल पूछो तो वृत्त का फॉर्मूला याद होना चाहिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टे पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 60 बट्टे बेटा कितना? 360। पाई का मान 22/7, और आर का मान बेटा कितना है? 14 गुणा 14। भाई देखो मैं रुकने वाला नहीं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट में लग रहा है, या मतलब डाउट में मतलब समझ में नहीं आता, एक बार बैक कर लीजिए और कर लीजिए। लेकिन मैं जिस स्पीड से करा रहा हूं, आपको बेटा वीडियो हर बार रोकना है, कंप्लीट करना है, फिर आगे बढ़ना है, रोकना है, कंप्लीट करना, आगे बढ़ना है। समझ पा रहे ना? ठीक है। देखिए मैं उनमें से नहीं हूं भाई कि 2 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको और 10-10 मिनट खा रहा हूं तुम्हारे दो क्वेश्चनों में। ना भाई देखो मैं तुम्हें लगभग लगभग इसमें 50, 75, 73 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब आप देख लेना एक बार
73 क्वेश्चन में कितने मिनट में करा देता हूँ। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन मेरा एवरेजन 1 मिनट आना चाहिए। मुझे नहीं पता भी कितना आएगा, लगभग मुझे लगना चाहिए कि एवरेजन 1 मिनट आना चाहिए। मतलब 73 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 80 मिनट का वीडियो बनना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद ही पता चलेगा भाई वीडियो कितना लंबा होने वाला है। अभी तो 103 है, अभी हमारे पास 22 क्वेश्चन और बचे हैं। तो देखो 22 क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है। 0 से 0, 6 से घटा बेटा 6 बार, क्योंकि जब मैं यहाँ तुम्हें कंटेंट देने आया हूँ, अच्छा जब मैं तुम्हें कराने आया तो कराऊंगा भाई, फालतू का टाइम खराब नहीं करने वाला भाई। 2 से काटूंगा बेटा इसे 3 बार, तो बचा कितना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया। 23 खंड करता है, ठीक है भाई। ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। 22 चौका 88 का 8, 22 एकम 22, 22 और 8 कितना होता है बेटा 30, बट्टे कितना 3। तो इतना तो कोई ऑप्शन है नहीं भाई, इसमें बट्टे में 3 लगा देना। कितना लगा देना 3, 308 बट्टे 3। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना 308 बट्टे 3 होगा, बट्टे में 3 भी तो बचा है ना। ऑप्शन में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सीखना है भाई। कितना है 303, 8 बट्टे 3। ऑप्शन गलत आ रहा है, बाहर में जाने दो, बस हमें करना आना चाहिए। करना आ गया, ऑप्शन कुछ हो जाए हम ऑप्शन को भी गलत बता सकते हैं अगर हमें आंसर पता है तो। जैसे मुझे पता है इसका आंसर 308 बट्टे 3 आएगा, तो मैं कह दूंगा सभी ऑप्शन गलत है। कहानी खत्म है यार, आना चाहिए समझ में। आगे देखो, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 है, तो इसका व्यास क्या होगा ये बताओ। अर्धवृत्त का फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, पाई आर स्क्वायर बटे 2 बराबर 308। तो व्यास पूछ रहा है, तो यहां से बटे 2 को ऊपर चला जाएगा, पाई का मान होगा 22 बटे 7, गुणा में 2 लिख दूं, चलो अभी उसको बाद में ले जाएंगे 2 को। देखो 7 और 2 चला जाएगा ऊपर, और 22 कहां जाएगा नीचे। तो आर स्क्वायर बराबर 308 गुणा 7 गुणा 2 बट्टे कितना 22। 22 दूनी 22 एकम 22, 8 बचा, 22 चौक 88, बस गुणा कर दीजिए। आर स्क्वायर बराबर ये आ गया बेटा 14 सत्तर 98, 98 दूनी होता है 196। अब 196 किसका वर्ग होता है, ये होता है बेटा 7 14 का। किसका वर्ग होता है 14 का। तो आर का जो मान आ गया वो 14 आएगा, आर मतलब त्रिज्या। लेकिन हमसे पूछ कर रहा है बेटा व्यास, तो व्यास तो 2 गुना होगा ना। त्रिज्या अगर 14 तो व्यास 28 हो जाएगा। 28 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि जब हमें त्रिज्या दी और व्यास निकालना तो उसका डबल ही तो कर देते हैं। कहानी खत्म। आगे देखो बेटा, देखो आगे क्या है। 105, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 120 अंश का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वही पूछ रहा हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या था त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड के भाई कई क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, बस थीटा का मान लगा दीजिए बेटा कितना 120 बट्टे 360 गुणा पाई का मान हमें पता ही कितना होता है 22 बट्टे 7, और आर का मान कितना दिया बेटा 21 गुणा 21, 21 गुणा 21। ठीक है, देखो जो जो चीज हमें मुझे वैल्यू दी है बस वही लगा रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहा भाई। ऐसा मत सोच रहा कि सर पता नहीं कहां से धुआं धाड़ चले जा रहे हैं, ना भाई ना। देखो थीटा का दिया है, आर का दिया, जो भी दिया है मैं बस उसी को लगा रहा हूँ। अपन को कोई टेंशन नहीं, मैं धुआं धाड़ करता जा रहा हूँ। ठीक है, बस बेटा एक और चीज, पढ़ना बेटा ढंग से पर। ठीक है, क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा था भाई तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। 7 से काटूंगा बेटा से 3 बार, 7 से 21, 0 से 0 खत्म, 12 से काटूंगा बेटा 12 3 37, 3 से 3 खत्म, गुणा कर दिया 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 2 46, 462। 462 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, इतना टाइम नहीं लगाने का भाई। किसी वृत्त के छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। अगर वृत्तखंड का पूछ ले तो बेटा किसका पूछ ले, वृत्तखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये आपको याद हो। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 60 अंश के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, हाँ भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन। चाप की लंबाई, किसकी लंबाई पूछ रहा है हमसे, चाप की लंबाई। बेटा चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360, और यहाँ आता है बेटा 2 पाई आर, ये होती है चाप की लंबाई। पर जो वैल्यू दी है वो लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो आंसर पाई में दे रखा है, किस में आ रहा है पाई में, तो मैं कोशिश करूंगा पाई में लाने की, मतलब पाई का मान नहीं रखूंगा। थीटा का मान कितना बेटा 60 बट्टे में कितना 360 गुणा 2
गुणा पाई का पाई रहेगा, और आर का मान कितना बेटा, आर का मान है मेरे पास 14 सेंटीमीटर। अब देखिए काट पीट कर दीजिए बस, 0 से 0, 6 से कितनी बार 6 बार, और 2 से कटा कितनी बार 3 बार, तो यहाँ आगे बेटा 14 पाई बट्टे 3। ऑप्शन है क्या कोई? 14 पाई बट्टे 3, तो हाँ है तो है, डी ऑप्शन, 14 पाई बट्टे 3। डन। हाँ भाई ऑप्शन डी है तो है, 14 पाई बट्टे 3, इसलिए रखा होगा शायद में। आगे देखो बेटा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या व 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या पूछ रहे बेटा? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का मान निकालना है, आर त्रिज्या कितने की बेटा 7 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितने की बेटा 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है ये तो पता होगा 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा 625, और 625 किसका वर्ग होता है 25 का। भाई कर से चलिए यार, डू दैट, सोचने वाली कोई बात ही नहीं भाई। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए बेटा, सेकंडों के हिसाब से आंसर हो रहा है भाई, सेकंडों के हिसाब से। देखिए यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन होगा। ये कह रहा है एक गोला है, इसकी त्रिज्या 2 गुनी, मान लीजिए इसकी त्रिज्या मेरे पास 1, और फिर मैंने त्रिज्या कर दी बेटा 2, तो इसका जो आयतन होगा बेटा वो होगा आयतन पाई, किसका आयतन है, गोले का है ना, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब है ना। तो पहले यहाँ आयतन निकालो कितना होगा, 4/3 पाई, आर का मान बेटा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई। अगर त्रिज्या 1 है तो ये आएगा, इसने बोला त्रिज्या 2 गुनी कर दिया तो मैं 2 कर दी। अब देखता हूँ आयतन कितना आएगा, वही फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, बस आर का मान 2 रख दीजिए, 4/3 पाई गुणा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुणा 4/3 पाई। अब एक चीज समझो भाई, त्रिज्या को अगर मैं 1 से डबल करता हूं मतलब 2 गुना करता हूं तो आयतन कितना होगा बेटा 8 गुना हो जाएगा। आयतन कितना हो जाएगा बेटा 8 गुना हो जाएगा। आयतन कितना होगा 8 गुना। डन। त्रिज्या 1 से डबल करी तो आयतन ये था, इसका आयतन बेटा 8 गुना होगा। देखो इसका आयतन ये इसके बराबर है, लेकिन कितने गुना हो गया 8 गुना। घनाभ का आयतन बेटा, घनाभ का आयतन तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस क्या एच एल। आगे देखिए सेकंडों में करेंगे भाई। गोले और अर्धगोले के आयतन का अनुपात। अब ये होता है गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, गोले का आयतन बट्टे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन बेटा, गोले का आयतन कितना होता है, ये होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यू, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू। देखो आर क्यू पाई से आर क्यू पाई, 3 से 3 कटा, ऊपर बचा 4 और नीचे बचा बेटा 2, तो ये कटेगा 2/1, और 2/1 का मतलब क्या होता है 2:1। डन। तो 2:1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है आगे देखिए भाई, क्या क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बस भाई 12-13 क्वेश्चन बचे। बेलन का आयतन किस पर निर्भर करता था बेटा, बेलन का आयतन, देखो बेलन ये होता है ना हमारा, ये किस पर निर्भर करेगा बेटा, ये इसकी ऊंचाई पर और इसकी किस पर त्रिज्या पर। ऊंचाई पर और किस पर त्रिज्या पर। ऊंचाई पर और किस पर त्रिज्या पर। त्रिज्या और ऊंचाई पर। बेलन का आयतन किस पर निर्भर करता है, ऊंचाई और त्रिज्या पर। अच्छा शंकु किस पर निर्भर करता है, एक चीज समझ लीजिए बेटा, शंकु में त्रिज्या भी होती है, ऊंचाई भी होती है और तिर्यक ऊंचाई भी, तो शंकु तीनों पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पर, ऊंचाई पर, तिर्यक ऊंचाई पर। अगर गोले की बात करें तो बेटा गोले में केवल त्रिज्या होती है, गोले में क्या होती है केवल त्रिज्या, तो ये त्रिज्या पर डिपेंड करेगा। आगे देखो बेटा, वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह 10 और 20 को जोड़ के आधा कर दो बेटा, 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा 30, और 30 का आधा कितना होगा 15, तो यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे देखो बेटा, माध्यिका निकालने में प्रयुक्त सूत्र। बेटा माध्यिका निकालने के लिए मैंने क्या बताया था,
देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये चेक कर लेना आप, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू में क्या बेटा एच, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, देख लीजिए एक बार, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू में क्या एच, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, वैसे फॉर्मूला ये होता है, एक बार चेक कर लीजिए। डन, ये माध्य का निकालने का फॉर्मूला है। आगे देखिए बेटा, बहुलक निकालने का, देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू और इनटू में क्या बेटा एच, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आने वाला है, मैं नहीं बताने वाला भाई, आप खुद चेक करिए कौन सा आएगा, ठीक है, चेक कर लेना आराम से, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। इसने बोला है एन अपॉन टू बराबर 20, ए बड़ा क्वेश्चन लीजिए भाई, दो नंबर देखो फ्री के नंबर है, दो की गुणा इसमें कर दीजिए बेटा, तो एन बराबर 20 दूनी कितना आ जाएगा 40, 40 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये कह रहा बेटा बाई अक्ष से दूरी, अगर ध्यान रखना हमसे पूछे बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से पूछे तो उल्टा लेना बेटा, कितनी होगी 4, अगर पूछता बाई अक्ष की दूरी, की में आता 7 और से में आएगा दूसरा 4, डन, याद रखना भाई। आगे देखिए, ये कह रहा है किसी प्रायोगिक सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, ध्यान रखना सभी प्रायोगिक प्रारंभिक घटनाओं का जो योग होता है प्रायिकता का जो योग होगा बेटा कितना आता है, हमेशा एक आता है, प्रायिकता का जो योग होगा हमेशा कितना आएगा, कितनी भी बार प्रायिकता करते हैं उसका योग कितना आएगा, एक आएगा, कितना आएगा बेटा एक आएगा। इसका बेटा विविक्त कर आप कमेंट में बताना, मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं, एक बेटा 3 वाला, एक नहीं कई क्वेश्चन करा चुका हूं, इसका विविक्त कर आप बताएंगे 120। अब मैं बेटा होमवर्क में देने वाला हूं बहुत सारे क्वेश्चन, देखो इसके मूल वास्तविक क्या है, मूल वास्तव में क्या बताया था मैंने कि उसका मान पॉजिटिव आएगा, कि का मान क्या आएगा पॉजिटिव, इसका भी आंसर आप कमेंट में बताएंगे कितना आने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन भी करा चुका हूं आपको, ये भी आपको कमेंट में बताना है कितना आएगा बेटा। एक ये क्वेश्चन है बेटा, ये सबको आपको कमेंट में बताना है, आप आराम से वीडियो रोक के देख लेना। एक ये क्वेश्चन है, एक बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये थे हमारे बेटा 125 बहुविकल्पी प्रश्न जिसको मैं आपको आराम से करा चुका हूं, ठीक है। इसके बाद बेटा मैं आपको कराने वाला हूं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में प्राप्त होने वाले, ठीक है। मिलते फिर भाई अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा।